ओके। अच्छा, रेयर फ्रैक्शन क्या था इसमें? रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन हमने ये बताया था, इट इज द रीजन वेयर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम विल डिक्रीज एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम विल डिक्रीज। तो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसा साउंड वेव ट्रेवल करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स आपने स्टडी किया। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा कि जब कंप्रेशन होता है, हम गैस को अचानक से ऐसा कंप्रेस कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता था। ये प्रोसेस स्टडी की थी हमने। एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा देते हैं, और ये पिस्टन को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। प्रेशर भी इंक्रीज होगा और क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी राइज होगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो टेम्परेचर फिर से कौन वापस पहले जितना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो वॉल्स हैं, ये कैसी वॉल्स हैं, ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। मैंने इस पिस्टन को जैसे ही डाउनवर्ड पुश किया, यहाँ का टेम्परेचर हमने मेजर किया, कितना हो गया, 21 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 20। क्या होगा, ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी, फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। तो ये हीट को ऐसा रेडिएट करना शुरू कर देगा, रेडिएट करते करते फिर से इसका टेम्परेचर 20 हो जाएगा। फिर हम कंप्रेस करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर रुक जाएंगे कंप्रेशन के बाद। क्यों? क्योंकि फिर से इसका टेम्परेचर कितना करना है, 20 करना है। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इस प्रोसेस को हमने आइसोथर्मल प्रोसेस नाम दिया था। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, और एक्सपेंशन करें तो, अगर मैं इस पिस्टन को ऐसा अपर डायरेक्शन में लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जैसे ही एक्सपेंशन होगा, हम देखेंगे यहाँ का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये हीट कहां से गेन करेगा, ये हीट सराउंडिंग से गेन करना शुरू कर देगा। जैसे ही गेन करेगा, फिर से टेम्परेचर 20। फिर हम इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ खींचेंगे, फिर क्या होगा, फिर से इसका टेम्परेचर कम होगा। फिर थोड़ा टाइम देंगे ताकि ये हीट को गेन कर ले सराउंडिंग से, फिर से इसका टेम्परेचर 20 हो जाए। तो फिर से एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये दोनों किस तरह की प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल है, जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो न्यूटन ने बोला कि जब मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करती है, वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब किसी मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो वो भी कैसी प्रोसेस है, वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब जब कंप्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट कहां पर जानी शुरू हो जाएगी, ये सराउंडिंग में लॉस करना शुरू कर देगा हीट। और जब रेयर फ्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये वो रीजन होगा जहां पर टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर ये आसपास की सराउंडिंग से हीट को गेन करना शुरू कर देगा। तो जब ये डायफ्राम ऐसा वाइब्रेट करेगा तो पहले कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। कंप्रेशन होने से जहां पर कंप्रेशन हुआ वहां पर हीट एनर्जी बढ़ी, और हीट एनर्जी का लॉस कहां होना शुरू हो गया, सराउंडिंग में। फिर से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब ऐसा रेयर फ्रैक्शन होगा तब तब इस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आसपास की सराउंडिंग से हीट एनर्जी ये गेन कर लेगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उससे मीडियम के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या मीडियम का टेम्परेचर बदलेगा क्या? कंप्रेशन हो रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है तो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। जितना गेन हुआ उतना लॉस हो गया, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही कम हो गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, जीरो। तो जब भी साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये कैसी प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहे तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की आपको इक्वेशन भी पता होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। पढ़ी क्या, केमिस्ट्री में स्टडी की होगी आपने बॉयल्स लॉ। ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume remain constant, it is Boyle's law। ये फिर से एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें जब मैं इसको डाउनवर्ड लेकर के आऊंगा, इसमें क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम का क्या होगा, जब ये पिस्टन यहां से यहां आ जाएगा तो इसकी पहले इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, अब इतनी,
क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगी क्या, तो जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट, ये कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लॉ फॉलो होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या मैं उसके लिए लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसके लिए हम इसको पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे। जिस जगह पर प्रेशर बढ़ेगा वो कौन सा रीजन है, कंप्रेशन। कंप्रेशन के टाइम पर जब साउंड वेव कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगी तब वहां पर प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब रेयरफेक्शन होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन फिर से कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, the sound waves travels in a medium in the form of compression and rarefaction, and it is an, कैसी प्रोसेस है ये, इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि न्यूटन ने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया और इस कैलकुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। सो हियर आई एम राइटिंग पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा, पहले अगर p का डिफरेंशिएशन करोगे तो v को छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने p को छोड़ दिया और किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, v का, फिर प्लस लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, v डॉट dp। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे सामने। अब इसके बाद में ये जो v डॉट dp लिखा हुआ है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। सो p डॉट dv इज इक्वल टू माइनस v डॉट dp। dv मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v dp अपॉन dv। ये फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ये रहा ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई में चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है, तो इसको मत देखिए। इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, B आ गया। तो न्यूटन के फॉर्मूला में क्या चेंज करूं मैं, B की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो प्रेशर ऑफ द मीडियम हम इसमें ऐड कर देते हैं इस फॉर्मूला में। ये कैलकुलेशन की थी न्यूटन ने। इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, V इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था B अपॉन रो, B की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। अब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एनटीपी पर P की वैल्यू क्या होती है, एट एनटीपी। एयर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा गया आपने, वो आपने लिखा होगा 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, Hg कॉलम। इसमें आपने क्या वैल्यू निकाली थी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो न्यूटन ने बोला कि अगर साउंड वेव किस में ट्रेवल करेगी, अगर साउंड वेव एयर में ट्रेवल करेगी, एयर में ट्रेवल करेगी तो हम क्या लिखेंगे, एयर का प्रेशर लिख देंगे और एयर की क्या लिख देंगे, डेंसिटी लिख देंगे। ओके, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगा, प्रेशर अभी लिखा मैंने 1.013 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइड बाय डेंसिटी, सॉरी इट इज 5, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 1.293। इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके एक वैल्यू फाइंड की, दैट विल बी 280 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द विच मीडियम, इन एयर। लेकिन ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही। फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में ये स्टडी किया था क्या, कि हम पहले प्रिडिक्शन करते हैं, फिर फॉर्मूला का रिजल्ट अगर प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ सही बैठता है तो हम उसको वेरीफाई कर देते हैं, अदरवाइज रिजल्ट मैच नहीं करते तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि हमने फॉर्मूला में क्या क्या मिस्टेक्स की, फिर वो सारे स्टेप्स रिपीट करते थे। तो यहाँ पर भी यही होगा। न्यूटन ने ये फॉर्मूला निकाला 280 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड निकाली इस फॉर्मूला से, और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या थी, वेलोसिटी की प्रैक्टिकल वैल्यू आती है 332 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर साउंड इस स्पीड से ट्रेवल करती है, किसमें, कौन से मीडियम में, तो आंसर है एयर में। वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ऐसा आ जाता 330, 331, 334 तो भी हम मान लेते कि हो सकता है कि हमारे कुछ अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, कि हमने जो अरेंजमेंट लगा रखा है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कि एरर हो, एरर्स पढ़ी है ना हमने, तो एरर की वजह से भी 1-2 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 52 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ये 52 का डिफरेंस आ रहा है तो 52 को आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 52 डिवाइड बाय 332 इंटू 100 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितने परसेंट की एरर होगी, 16% की एरर होगी। और सेकंड चैप्टर में आपने ये देखा था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर या कोई भी एरर जो होती है वो 16% नहीं दी होती थी किसी भी क्वेश्चन में, 0.01%, 1%, 2%, 5% ये मैक्सिमम होता था, ठीक है। तो 16% एरर नहीं हो सकती। अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको करेक्ट किसने किया, एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि इस फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम है, ये वैल्यू 280 क्यों आ रही है। दैट इज कॉल्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाप्लास करेक्शन। देखिए लाप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिक क्या है, साइंटिस्ट हैं, और ये जो साइंटिस्ट हैं इनके मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है, रूल्स हैं, तो कैलकुलेशन में काफी अच्छे थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, न्यूटन के फॉर्मूला में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को दूर किया। तो लाप्लास करेक्शन को स्टडी करते 12 एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए लाप्लास ने ये बोला कि न्यूटन ने जो अजम्पशन किया था ना कि साउंड वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उन्होंने बोला कि वो उनका अजम्पशन गलत था। उनको क्या एज्यूम करना चाहिए था कि साउंड वेव जब ट्रेवल करती है किसी मीडियम में तो वो कैसी प्रोसेस होती है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। हमने एक सिलेंडर लिया और इसकी वॉल्स एडियाबैटिक कर दी, जैसे कि थर्मस होता है, थर्मस के अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या नहीं होता, उसकी हीट एनर्जी लॉस नहीं होती सराउंडिंग में। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगाया, वो भी एडियाबैटिक पिस्टन है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये हमने गैस फिल कर दी, मैं इसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, मिलेगी क्या सिस्टम को, आंसर है नहीं, सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं मिलेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ क्या होती है,
द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज, फर्स्ट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड सेकंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। दो चीजों में खर्च होती है एनर्जी, या तो इससे इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा या ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि क्या होगा, वर्क डन होगा। अब इसमें किसको जीरो लिखूंगा मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में किसको जीरो लिखूंगा? हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। मैंने यहाँ पर बर्नर लगा रखा है लेकिन इसको हीट एनर्जी मिल ही नहीं रही। हम देख रहे हैं इस सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, एक तरीका है हमारे पास, इस डीडब्ल्यू को इधर ले आइए, दो इक्वेशंस बनेंगी इसमें। डीडब्ल्यू जब इधर आ जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस डीडब्ल्यू। माइनस डीडब्ल्यू का मतलब है कि वर्क हमें करना पड़ेगा, माइनस डीडब्ल्यू का मतलब है कि वर्क डन हमें करना पड़ेगा। और डी यू कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, डी यू क्या होता है, एमएसटी, मास कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, क्या बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा। टेम्परेचर बदलने का मतलब है कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो जब मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करूंगा उस समय पर मैं कैसा वर्क डन कर रहा हूँ, नेगेटिव वर्क डन। द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम जब भी वर्ड यूज करते हैं तो माइनस डीडब्ल्यू लिखा जाता है। तो जैसे ही मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, क्या यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा? यस, यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा। जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ वो वर्क डन से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। जैसे ही वर्क डन करूंगा पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल फास्ट मूविंग हो जाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनीवेज ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इसको ऐसा कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेशन करने में यहाँ की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब कि क्या चेंज हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बताइए डिक्रीज होगा या इंक्रीज? ये गैस गर्म हो जाएगी जब आप इसको ऐसा कंप्रेस करोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस करोगे, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई? वर्क डन करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि कंप्रेशन करने से। जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। बात बैठ गई दिमाग में? अब यही बात यहाँ पे अप्लाई करो। जब साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रेवल करती है, से फॉर एग्जांपल एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज। हमने गिटार की वायर को प्लग किया और छोड़ा, उससे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, वो कितने हर्ट्ज की है, वो 2000 हर्ट्ज की है। कंप्रेशन हुआ, रेयरफेक्शन हुआ, एक सेकंड में कितने होंगे, एक सेकंड में कितने कंप्रेशन रेयरफेक्शंस होंगे? मैं 2000 हर्ट्ज बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शंस भी कितने प्रोड्यूस होंगे, 2000। अब वो 2000 कंप्रेशन रेयरफेक्शन एक सेकंड में हो रहे हैं, हीट के एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलेगा। कंप्रेशन होगा, इतनी देर में हीट बाहर जाने लगेगी, इतनी देर में क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन हो जाएगा। फिर से हीट, जहां पर रेयरफेक्शन हुआ वहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर कम। अब हीट एनर्जी कहां से आने लगेगी, सराउंडिंग से रेयरफेक्शन वाली जगह पर आने लगेगी। इतनी देर में फिर से क्या हो जाएगा, फिर से कंप्रेशन हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की प्रोसेस है ना, ये आइसोथर्मल नहीं है। ये कैसी प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस किसको बोलते थे, एडियाबैटिक प्रोसेस को बोलते थे। आइसोथर्मल प्रोसेस तो कैसी होती है, नोट्स देख लेना, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है। अभी मैंने बताया नहीं था क्या, पिस्टन को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो मेरे को रुकना पड़ेगा क्या, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा गैस का। फिर मेरे को टाइम देना पड़ेगा कि वो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ जानी शुरू हो जाए, सराउंडिंग में। फिर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिर मैं दोबारा से कंप्रेस करूंगा, तो वो स्लो प्रोसेस है। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बहुत फास्ट चलेंगे, और इतनी फास्ट होंगे, इतनी फास्ट बनेंगे और खत्म होंगे कि हीट एनर्जी के एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलेगा। हीट एनर्जी के एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलेगा तो टेम्परेचर में जरूर चेंजेस होंगे, तो टेम्परेचर में चेंजेस होंगे, तो टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन हीट गेन और हीट लॉस नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला जा रहा है। तो जब साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी उसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या, आंसर है यस। जब साउंड वेव, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, नॉट 2000, गिटार की वॉइस नहीं है, 200 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफेक्शंस बन रहे हैं, इसकी वजह से इस रूम के अंदर जो एयर है उसका क्या हो रहा होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंजेस होंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं,
एडियाबैटिक इसी को तो बोलते हैं कि जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है? उसमें तो था पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका इक्वेशन होता है पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया क्या इसको? ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन किया था, ये इसकी क्या इक्वेशन होती है और क्यों होती है। एनीवेज, ये पीवी इज इक्वल टू गामा, सॉरी पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले p को छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन करो, क्या फॉर्मूला लगेगा? ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, x टू द पावर, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n आगे आ जाएगा और x टू द पावर क्या हो जाती है, n-1 हो जाती है। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसमें v टू द पावर गामा है तो गामा को आगे लिख देंगे और v टू द पावर आ जाएगा गामा-1। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? पहले इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, फिर किसका होगा? फिर v का होगा। ठीक है, जैसा हमने साइन ओमेगा टी वाले में किया था, साइन ओमेगा टी में पहले साइन ओमेगा टी का पूरा डिफरेंशिएशन किया, फिर किसका डिफरेंशिएशन किया था? फिर ओमेगा टी का किया था, ऐसा था। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और सॉरी फिर आएगा प्लस, फिर इसको छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा? v गामा को एज इट इज लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन होगा प्रेशर का और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब इसमें इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहां पर क्या रह जाएगा? p गामा v गामा-1 डॉट dv इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये उधर जाएगा तो माइनस v गामा dp। अब इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई में वहां जाएंगे तो किसमें आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। अगर डिवाइड में आ जाएंगे तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, द नेक्स्ट इक्वेशन इज, यहाँ पर रह जाएगा p गामा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में लेकर के ये दोनों टर्म्स, माइनस v गामा डॉट dp डिवाइड बाय v गामा-1 डॉट dv। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो पावर 1 रह जाएगी। देखो मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n, डिवाइड में लिखा हुआ है x टू द पावर n-1। अगर मैं इसको अपस्टेयर्स में लिखूंगा तो ये पूरी पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ये x टू द पावर n है, इसको अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो मैं इसको लिखूंगा, ये लिख सकते हैं, इस पूरी पावर को क्या लिख देंगे? नेगेटिव लिख देंगे। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? ये -n हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो x टू द पावर n -n+1 ये कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर क्या रह जाएगी? 1 रह जाएगी। तो ये कैलकुलेशन यहाँ अप्लाई कर दो, ये यही तो लिखा हुआ है, x टू द पावर n, x टू द पावर n-1। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? v की पावर 1 लिख सकते हैं क्या? तो v की पावर 1 लिखने का मतलब ही नहीं है, इसको v लिख देते हैं बस, और डिवाइड बाय क्या रह गया? ये अभी बताया था मैंने क्या होता है, बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस है क्या? तो अगर ये माइनस का, तो ये बता रहे ना प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, माइनस तो ये बताएगा P गामा इज इक्वल टू D बल्क मॉडुलस। तो समझ आया क्या प्रॉब्लम थी इक्वेशन में? सबसे पहला उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया था, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू बल्क मॉडुलस की क्या वैल्यू आती है? P गामा। अब आप ये बताइए डायएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.41। सबसे पहले गामा क्या होता है? भगवान जाने क्या होता है, Cp अपॉन Cv। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड गामा। और डायएटॉमिक गैसेस के लिए कौन सी होती है डायएटॉमिक गैसेस? N2O2। तो हमारे आसपास यही तो गैसेस है, 78% ये गैस है और 21% ये है, तो 99% तो ये गैसेस है, मतलब डायएटॉमिक गैस है। और डायएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.41 होती है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको गामास की वैल्यू बताई थी डिफरेंट गैसेस के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? करेक्शन।
फॉर्मूला में क्या करेक्शन करें, किसकी वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला था, स्पीड का फॉर्मूला था बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, v इज इक्वल टू, बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी गामा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय डेंसिटी आएगा। अब वैल्यू पुट करो, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 into 10 to the power 5 multiply by gamma, gamma is 1.41 for the diatomic gases, for the air and it is 1.293। इसको सॉल्व करोगे 332.5 मीटर पर सेकेंड। So the experimental value is equal to the practical value of the speed of sound। तो इस तरह से लाप्लास ने ये प्रूफ कर दिया कि न्यूटन के फॉर्मूला में क्या क्या प्रॉब्लम, और मैंने जो करेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सॉरी दोनों एक ही बात है, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये था स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, और ये दो कैलकुलेशंस आपको याद रखनी है इसमें, एक तो न्यूटन की कैलकुलेशन और दूसरा लाप्लास की कैलकुलेशन। ओके देखो एयर में तो हमने कैलकुलेट कर लिया 332 एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे लिखते रहिए, वेलोसिटी स्पीड इन एयर, एयर में कितनी स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, और कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप लिखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये डेटा नोट कीजिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है वेलोसिटी इन एयर, अब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे इसमें, ये आएगा 343, 46 भी दिया होता है किसी किसी बुक में, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको 2-3 पॉइंट्स का, इसमें 343 लिखा हुआ है, 343 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लिखो, वेलोसिटी इन हीलियम, हीलियम गैस में अगर आप साउंड वेव को ट्रेवल करवाएंगे तो वो कितनी स्पीड से चलेगी, 965 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, 20 डिग्री के आसपास हो। इसके बाद हाइड्रोजन, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन 1284। इसके बाद लिखिए वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर, वाटर में ज्यादा होगी ना, जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब एक तो ये होगा कि एयर में हम लोग बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स ऐसा होंगे ना, तो ये पार्टिकल चल करके जाएगा तब जाकर के इससे कोलाइड करेगा, तो टाइम लगेगा इसमें एनर्जी ट्रांसमिशन में। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो, सॉलिड की बात करें तो एयर जल्दी, सॉरी साउंड जो है वो जल्दी ट्रेवल करेगी, स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब ये वाइब्रेट करेगा तो क्या है, स्पेसेस कम है, तो इसका वाइब्रेशन जल्दी से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सॉलिड्स के अंदर आपको साउंड की जो स्पीड है वो जल्दी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इंक्रीज्ड मिलेगी। वाटर में लिखा गया आपने 1482 एट 0 डिग्री सेल्सियस, 482 एट 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट 0, ये 20 पर है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का था 1284, वाटर का है 1482 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लिखो वेलोसिटी इन कॉपर, स्पीड इन कॉपर 300, सॉरी नॉट 300, 3560,
3560 3560 कॉपर कॉपर ये 0 डिग्री पे है 0 20 थोड़ा 20 करोगे तो 20-30 नंबर आगे हो जाएगा बस। एल्यूमिनियम का लिखो अब आप। वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज 6420 6420 6420 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख लो एल्यूमिनियम में जो इसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम में साउंड की जो स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, और सबसे कम स्पीड किसमें दिख रही है अभी? सबसे कम एयर में दिख रही है। तो मीडियम जितना डेंस होता जाएगा, मीडियम जितना डेंस होता जाएगा, गैस से आप लिक्विड पे आएंगे, लिक्विड से आप सॉलिड पे आएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि साउंड की स्पीड क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक साउंड वेव को मैंने प्रोड्यूस किया, वो साउंड वेव एयर में ट्रेवल करते हुए 5 मीटर दूर तक जा रही है, और वही साउंड वेव हमने एल्यूमिनियम में प्रोड्यूस की, वो एल्यूमिनियम में चलते हुए भी 5 मीटर डिस्टेंस पे जा रही है। तो बताइए दोनों में से कौन से ऑब्जर्वर को पहले सुनेगी? जो एल्यूमिनियम में से सुन रहा है या जो एयर में से सुन रहा है? जो एल्यूमिनियम में से सुन रहा है वो साउंड वेव। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है वो कल करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसके इफेक्ट भी बताने हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अच्छा आप बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी क्या मीडियम में? देख लो आप, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 20 डिग्री पर लिखा हुआ है एयर का, किसमें ज्यादा है? 20 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा साउंड की स्पीड मीडियम में इंक्रीज होगी। वाई? कारण क्या बताओगे इसका? रेयरफेक्शन और कंप्रेशन सोर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 2000 है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का नंबर 2000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो फास्ट मूविंग हो जाएंगे, जितनी तेज चल करके जाएंगे उतनी जल्दी एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डेंसिटी बढ़ा दूं तो? अब टेम्परेचर का हमने डिस्कस कर लिया, बस मैं आपको टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला बताऊंगा अब कि क्या फॉर्मूला लगाना है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज कर दे तो, डेंसिटी इंक्रीज कर दे तो स्पीड बढ़ जाएगी? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं होगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। आपके पास एक कंटेनर में 10,000 पार्टिकल्स है, आपने प्रेशर मेजर किया 1 atm, अब मैंने उसमें पार्टिकल का नंबर 20,000 कर दिया, प्रेशर मेजर किया 2 atm, फॉर्मूला नहीं बढ़ा गया? डेंसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा क्या? डेंसिटी डबल करोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स करोगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल होकर के वही स्पीड आएगी। तो डेंसिटी बढ़ाने से, मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करने से साउंड की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप डेंसिटी बढ़ाओगे मीडियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जितनी डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इसके बाद 3-4 और पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो टेम्परेचर का बता दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड इंक्रीज होगी मीडियम में, और डेंसिटी बढ़ाने से साउंड की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उनके रीजन भी बता दिए। थैंक यू सो मच।